चलिए, नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल आर्या जीके में। दोस्त चलिए, हम लोग अभी क्लास चल रहा है, कल चल रहा है मुगल काल, और उसको हम लोग अभी कंटिन्यू किए हैं और पूरी तरह से मुगल वंश को समाप्त कर देंगे। आज नहीं होगा, पूरी मतलब मुगल वंश समाप्त कर देंगे, पढ़ा देंगे पूरा आप लोगों को। तो चलिए, हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं मुगल साम्राज्य के यानी मुगल काल का स्थापना कैसे हुआ, किसने किया, बाबर किया, कब किया, पूरी बात को पढ़ चुके हैं। बाबर के बाद कौन आता है तो हुमायूं आता है। हुमायूं को हम लोग पढ़ चुके हैं। हुमायूं को अंततः 1556 ईस्वी में दीन पनाह एक पुस्तकालय बनाया था, उसके सीढ़ी से गिर करके हुमायूं को मृत्यु हो जाती है। कब? 1556 में। हुमायूं को मृत्यु होने के बाद जो नेक्स्ट जो शासक बनता है वो बनता है अकबर। और आज हम लोग पढ़ेंगे अकबर के बारे में। और हाँ, एक बात, जो आप लोग पढ़े हैं ना, ये कहानी के माध्यम से, वो पूरे कहानी के माध्यम से पूरा चैप्टर आपको दिमाग में एकदम उतार देंगे। कैसे? तो वीडियो में बन रहिए, भागिएगा मत, समझाने की फुल गारंटी मेरा है। तो चलिए ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है मुगल साम्राज्य में कौन सा, तो अकबर के बारे में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम शासन काल की बात करते हैं, अकबर का शासन काल। तो अकबर का शासन काल 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक था। अकबर का शासन काल 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक, लगभग यानी अकबर ने लगभग 50 वर्ष तक, लगभग मैंने 49 हो रहा है, लगभग 50 वर्ष तक इन्हें शासन किया। सोचिए, कोई एक शासक 50 वर्ष तक शासन कैसे करता है, उसके पास क्वालिटी होगी। तो कैसे 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 इससे जुड़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, सभी को हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, मुगल साम्राज्य में वो बादशाह अकबर के बारे में। तो दोस्त, सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसकी जानकारी, परिचय। सबसे पहले अकबर का परिचय हम लोग जानते हैं। परिचय जानने के बाद में फिर हम पूरी तरह से टॉपिक को कवर करेंगे। तो परिचय में क्या जानेंगे? सबसे पहले आता है कि नाम। देखिए दोस्त, अकबर के नाम से तो फेमस है अकबर, इनका नाम है अकबर, ये बादशाह अकबर है। पूरी नाम की बात किया जाए तो पूरा नाम इनका जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। तो परिचय एक बार देख लीजिए। नाम के बात करें तो नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पूरा नाम था इनका। यदि इनका पिता के नाम करें तो अकबर के पिता कौन थे, तो हुमायूं के लड़का थे अकबर, तो इनका पिता का नाम हुमायूं। इसके पहले जन्म देखते हैं कि इनका जन्म कब हुआ, यानी अकबर का जन्म कब हुआ। तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? अमरकोट में। अमरकोट के राजा जो थे 20 साल, इनके महल में इनका जन्म हुआ था। जो लोग पिछला वीडियो देखे है ना हुमायूं वाला, वो बहुत अच्छा से कैसे करते होंगे। कैसे? ये हुमायूं क्या था, अपना जो पत्नी थी हमीदा बानो, उनको अमरकोट के राजा 20 साल के पास छोड़ करके चला गया था, और उन्हीं पर अकबर का जन्म हुआ है। तो अकबर का जन्म कब हुआ? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में। कहाँ हुआ? तो अमरकोट के राजा 20 साल के पास। अमरकोट के राजा जो थे, ये कहाँ पर है? ये पंजाब क्षेत्र में है। तो पंजाब क्षेत्र के राजा थे जो थे 20 साल, इन्हीं के पास में अकबर का जन्म हुआ है 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में। यदि इनके पिता की बात किया जाए, अकबर के पिता, तो वो थे हुमायूं। क्लियर है? देखिए, यदि माता की बात करें तो यह माता कौन थी जिनके गर्भ से इनका जन्म हुआ, तो अकबर के माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम, देखिए हमीदा बानो बेगम। यदि राजाभिषेक की बात करें, सब चीज जान गए इनके बारे में। और राजाभिषेक की बात करें, राजाभिषेक मतलब क्या, कि जिस दिन से अकबर ने अपने गद्दी को संभाला, अपने पिता हुमायूं को मरने के बाद अकबर ने जब अपना गद्दी को संभाला, उस दिन जो उस टाइम का जो पहला जो दिन होता है, जो क्षण होता है, उसको राजाभिषेक बोलते हैं। यदि आपको समझाऊं तो जैसे कि कोई भी पार्टी, जो लोकसभा या विधानसभा चुनाव होता है, तो मान लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें बीजेपी जीत गया, तो बीजेपी जिस दिन शपथ लेती है ना, जैसे स्टार्ट होती है, उसी को राजाभिषेक कहते हैं। तो यानी राजाभिषेक यानी कब से गद्दी को संभाला, तो 14 फरवरी 1556 में इनका राजाभिषेक हुआ। कहां पर हुआ है? तो कालानौर जगह है, जो कि पंजाब के क्षेत्र में है, कालानौर, यहाँ पर इसका राजाभिषेक हुआ है। यदि प्रधानमंत्री की बात करें तो इनका प्रधानमंत्री यानी बचपन के जो कि बताने, सिखाने, सलाह देने वाले थे, वो थे बैरम खान। ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति था बैरम खान।
जिसे खान बाबा के भी नाम से जाना जाता है। यानी बैरम खां को अकबर ने प्यार से खान बाबा भी कहता था, खान बाबा। तो खान बाबा के नाम से किसे जाना जाता था? बैरम खां को। कौन था? तो ये पूछा गया कि बैरम खां कौन था? तो ये अकबर का प्रधानमंत्री था, जो कि वजीर के पोस्ट पर था। साथ ही साथ इनका जो अच्छा मतलब बहुत जो बचपन का संरक्षण भी था। कौन? बैरम खां। तो यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए लगभग ये बताया जाता है, देखिए आप समझिए ध्यान से, जन्म कब हुआ? 1542 में। गद्दी कब संभाला? 56 में। तो उसे उम्र क्या होगा? तो लगभग 14 साल होगा ना, 52, 53, 56, 14 साल। यानी लगभग एग्जिट यदि एज की बात किया जाए तो वो 13.5 साल होता है, 14 ही मानिए। यानी अकबर ने मात्र 14 साल की उम्र में अपनी गद्दी को संभालता है। और अकबर की उम्र की बात कितना थी? अकबर की उम्र 14 वर्ष। 14 वर्ष यानी अकबर ने 14 वर्ष के उम्र में अपने गद्दी को संभालता है। और कैसे अपने पूरी भारत पर कब्जा करता है, पूरी हम लोग देखेंगे। यहां तक समझ में आ गया परिचय। अब देखिए 14 वर्ष की उम्र में जब गद्दी को संभालता है तो सोचिए 14 वर्ष के बच्चा का कितना दिमाग बुद्धि होगा। तो इसको हेल्प के लिए पूरी जो बचपन के जो पूरा जो सिखलाई हुआ था वो किए थे बैरम खां। तो बैरम खान जो थे, इनके जो प्रधानमंत्री थे, यही अकबर की पूरी बात को सहायता की थी हर जगह, हर टाइम। तो हम लोग बैरम खां के बारे में जानते हैं। बैरम खां का संरक्षण था 1556 से लेके 1560 ईस्वी तक, यानी 4 साल तक अकबर को ये संरक्षण में रहा। कौन? बैरम खां ने। देखिए अकबर 14 वर्ष में बादशाह बना। कब बना? जब भी मैंने बताया 14 वर्ष। यानी अकबर जो है 14 वर्ष की उम्र में बादशाह बनता है, शासक बनता है। इसके बाद प्रारंभिक जीवन में बैरम खां संरक्षण किया था, जो भी मैं आपको बताया। यानी 14 वर्ष की उम्र में जब अकबर ने गद्दी संभालता है तो बैरम खां जो है उनको सहायता करता है, संरक्षण करता है। ठीक है। बैरम खां जो वजीर के पद पर था, अकबर जो था, अकबर जो सबसे बड़ा जो पोस्ट था वजीर के पोस्ट, उसके पोस्ट पर रखा था। किसको? बैरम खां को सबसे बड़ा पोस्ट। यानी अभी बात किया जाए तो अभी हमारे देश के किसके मतलब सरकार है? तो बीजेपी के मेन कौन है सत्ता को चलाने वाला? मेन सत्ता प्रधानमंत्री है मोदी जी। यदि मोदी जी का सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट कहा जाए तो वह गृह मंत्री का पोस्ट, जो कि अमित शाह के है। वैसे सबसे उच्च पोस्ट है वजीर, जैसे कि अभी गृह मंत्री है, वैसे यहाँ पर जो मेन वजीर का पोस्ट था उस पोस्ट पर रखा था बैरम खां। उस पोस्ट पे ही बैरम खां था जो अकबर ने रखा था, और अकबर के बहुत सहायता करता था। क्योंकि देखिए अब 14 वर्ष की उम्र में जब गद्दी के संभालता है तो उतना थोड़े पता हुआ कैसे क्या करना है। पता तो था, दम तो था बंदा में, लेकिन कोई सपोर्ट करने वाला तो चाहिए, वही था बैरम खां। अब देखिए, अब समझिए ध्यान से। एक मैप बता देता हूं, थोड़ा हल्का बनाता हूं, फिर यहां से आपको समझ में आएगा। यहां से ऐसे सही मैप नहीं बना, चलिए लगभग ये तो समझ में आ रहा है कि भारत है, इतना तो समझ में आ रहा है। बोला आपको समझाना है, मेरे को आपके समझाना है। देखिए यहां पर हो गया हमारा दिल्ली, ठीक है। और ये जो क्षेत्र है यहाँ पे, यहाँ का जो क्षेत्र है, इस तरफ का क्षेत्र है, यहाँ पर ध्यान समझिएगा दोस्त। बात ऐसी है कि अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? पंजाब क्षेत्र में। यहाँ पर अकबर का राज्याभिषेक हो गया। अकबर कौन है? अकबर का राज्याभिषेक हुआ। ये जो दिल्ली का जो ये क्षेत्र है, इस दिल्ली के क्षेत्र पे सूर्यवंश का एक शासक था जिसका नाम था आदिल शाह। तो सूर्यवंश के शासक था आदिल शाह, उसका एक सेनापति था जिसका नाम था हेमू। तो हेमू जो था ये दिल्ली पर मतलब शासन कर रहा था। दिल्ली पर शासन कौन कर रहा था? हेमू। दिल्ली के शासक हेमू था। अब देखिए राज्याभिषेक हो गया अकबर का पंजाब के क्षेत्र में, और हेमू जो है दिल्ली पर शासन कर रहा है। तो जब राज्याभिषेक हुआ अकबर का तो भाई दिल्ली पर तो शासन तो करेगा ही, आएगा ही। तो इसने क्या किया कि दिल्ली पे शासन करने के लिए अपना
चढ़ाई करने के लिए तैयारी की। तो देखिए समझिए ध्यान से, यानी यहाँ राज्याभिषेक हो गया, देखिए राज्याभिषेक हो गया अकबर का यहाँ पे। तो दिल्ली है यहाँ पे आदिल शाह के सेनापति जिसका नाम था हेमू, जो भी मैं बताया, हेमू दिल्ली पर आक्रमण किया था, वहां पर आक्रमण करके छोटा मोटा सत्ता चला रहा था। अब देखिए इधर है अकबर, इधर शासन चल रहा है हेमू का। फिर क्या हुआ कि जब शासन चल रहा था उसी के बीच में, यानी मुगल काल जैसे ही आता है, अकबर राज्याभिषेक होता है, तो ये कहा जाता है कि जो हेमू था ना, ये हिंदू शासक था। क्या हिंदू शासक था, यानी कि मुगल काल में एकमात्र जो हिंदू शासक होता है वो था हेमू। देखिए हेमू जो था मुगल काल का एकमात्र हिंदू शासक था जिसने दिल्ली पर आक्रमण किया था और कुछ दिन तक सत्ता भी चलाया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मुगल काल का हिंदू शासक कौन था, वो था मुगल काल का हेमू। ठीक है, जब मुगल ने जब दिल्ली पर सत्ता पर संभाला था, जो शासन कर रहा था आक्रमण करके, तो उस समय अपने आप को विक्रमादित्य के उपाधि भी धारण किया था। देखिए एवं विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। हेमू ने मुगल साम्राज्य का एकमात्र हिंदू शासक था जिसने दिल्ली पर आक्रमण किया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। कौन? हेमू ने। अब देखिए इधर है अकबर, इधर है हेमू, और यहाँ पर दिल्ली पर शासन कर रहा है हेमू, अकबर है यहाँ पे। इस वजह जब अकबर को इस बात को पता चलता है तो अकबर ने दिल्ली पर आक्रमण करना स्टार्ट करता है। अकबर यहाँ से चल दिया दिल्ली पर आक्रमण करने। जब दिल्ली पर आक्रमण करने चल दिया अकबर, तो अकबर एवं हेमू के बीच में एक युद्ध होता है जो कि हरियाणा के क्षेत्र में है, जिसका एक क्षेत्र है जिसका नाम है पानीपत। तो पानीपत के मैदान में एक युद्ध होता है दोस्त। इसके पहले भी बाबर भी एक युद्ध किया था पानीपत के मैदान में। तो बाबर ने एक और युद्ध किया था सबसे पहले पानीपत के मैदान में, उसको पानीपत का प्रथम युद्ध कहते हैं। और ये अब फिर पानीपत के मैदान में फिर से युद्ध हो रहा है, तो इसको पानीपत का दूसरा युद्ध कहेंगे। तो अकबर एवं हेमू के बीच पानीपत के क्षेत्र में पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। देखिए तो पानीपत का दूसरा युद्ध कब होता है? 5 नवंबर 1556 ईस्वी में, यानी पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी में होता है। किसके बीच? तो अकबर एवं हेमू के बीच। कैसे हुआ समझ में आ गया? अकबर अपने दिल्ली पर अधिकार करना चाहा और इसी के बीच में हेमू और अकबर के बीच में आक्रमण हुआ और पानीपत के मैदान में 5 नवंबर 1556 ईस्वी में युद्ध होता है। किसके? अकबर और हेमू के बीच में। इस युद्ध में हेमू पराजित हो जाता है, अकबर जीत जाता है और जीत करके वहां पे गद्दी स्थापित करता है और दिल्ली से अकबर शासन करने लगता है। तो देखिए ध्यान से, अकबर तथा हेमू के बीच युद्ध हुआ पानीपत का, हेमू का पराजय हो गया। ठीक, बैरम खान, देखिए कुछ एक कहानी ये भी है कि जब अकबर और हेमू के बीच में जब युद्ध हो रहा था, तो इधर से अकबर के तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था वो तो बैरम खान था ही, बैरम खान सपोर्ट कर रहा था अकबर को। तो पानीपत के मैदान में जब युद्ध हुआ तो इधर से हेमू, इधर से अकबर। जब युद्ध कर रहा था तो इधर से हाथी पर हेमू चढ़ करके आ रहा था। कुछ इतिहासकार को ये कहना है कि हेमू ने हाथी पर चढ़ करके आ रहा था। इसी के बीच में अकबर के तरफ से सेनाओं ने जब तीर मारी तो हेमू के आंखों में जाकर लग गई, और आंख में जब लग जाए तो सोचिए आंख कितना कोमल चीज होता है, अंततः हेमू गिर जाता है तो पराजित उसका हो ही गया। जब हेमू गिर जाता है तो उसका पराजित हो जाता है, जब मरता तो नहीं है, अब आंख में तीर लगा तो वो घायल हो गया, गिर गया। गिरने के बाद जो अकबर का जो प्रधान जो संरक्षण थे बैरम खान ने, वो हेमू को सर काट देता है। सोच लीजिए, कुछ इतिहासकार को ये कहना है। तो कैसे हुआ? पानीपत का युद्ध समझ में आ गया, 5 नवंबर 1556 में हुआ है अकबर एवं हेमू के बीच। जब हेमू हाथी पर चढ़ जा रहा था तो अकबर के सेनाओं की तरफ से तीर चला करके हेमू की आंखों में लग गई, हेमू पूरी तरह से घायल हो गया। गिरने के बाद में बैरम खान ने हेमू को सर को काट देता है और वहां पे दिल्ली पे अकबर का गद्दी स्थापित हो जाती है। तो ध्यान दीजिए, हेमू का पराजय हो जाता है। इसी बीच बैरम खान ने हेमू का सर काट देता है, जब गिर जाता है तो, और सर काट देता है तो अकबर ने दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। ये देखिए
अकबर ने क्या किया, दिल्ली पर अधिकार कर लिया। क्लियर है यहां तक? अब देखिए समझिएगा अच्छा से, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे दोस्त दिल्ली पर अधिकार कर लिया है कौन, अकबर ने। अकबर ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और यहाँ पर सत्ता को चलाने लगा। और इसका संरक्षण कौन कर रहा था, बैरम खां। कब कितना जगह किया, तब 1556 से लेकर के 60 ईस्वी तक इसका यहाँ पे संरक्षण किया है। यहाँ पे देखिए 55 4 साल संरक्षण में रहा। तो 4 साल यानी 1560 ईस्वी में बैरम खां की मृत्यु हो जाती है। तो बैरम खां के मृत्यु से जुड़ा बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाता है कि बैरम खां की मृत्यु कैसे हुई। तो आज आपको जान करके खुशी होगा कि आज बैरम खां की मृत्यु की राज की सच्चाई आपको बताने वाले हैं। तो कैसे, तो देखिए बैरम खां के अंतिम जीवन, यानी बैरम खां का अंतिम जीवन 1560 में से मृत्यु हो जाता है। तो अंतिम जीवन में इसके साथ क्या क्या घटना घटा, तो ध्यान दीजिएगा। अकबर का इतना सपोर्ट करता था, इतना मानता था, इतना सहयोग करता था, आखिर क्या हुआ कि इसको 1560 में मृत्यु हो गई। तो दोस्त बात यह है कि अकबर के सरदार एवं कुछ मंत्रियों ने अकबर से यह कहा कि देखिए जो बैरम खां है ना, अपने आप को मनमानी कर रहा है। यानी ये सही बात भी था कि जब सत्ता चला रहा था अकबर, तो अकबर जो बात को कहता था ना, उस बात को बैरम खां टाल भी देता था, कुछ अपना मर्जी से भी काम कर देता था। ये सब अकबर के जो भी दरबारी मंत्री थे वो लोग इससे नाखुश थे। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा और इंटरेस्ट आएगा, बहुत अच्छी स्टोरी है। मैंने क्या बताया कि अकबर का शासन चल रहा था, बैरम खां संरक्षण में था, कुछ कार्य बैरम खां अपना मर्जी से कर देता था। अकबर के कुछ बात का कोई बात को टाल देता था, हो सकता है उसकी नजर में लगा कि गलत हो। इस बात से अकबर के दरबारी नाखुश थे सभी लोग। तो अकबर के लोग कान भरने लगे कि देखिए जो बैरम खां है ना, ये आपके खिलाफ कुछ अलग कर सकता है, आपको बात को कभी कभी नहीं मानता है, आपके खिलाफ में जाता है, ऐसा कीजिए इसको दरबार से निकाल दीजिए। अकबर सोचा कि मेरे को बचपन में इतना सहायता किया, मैं इसको कैसे दरबार से निकाल दूं। बट जब बैरम खां जब कहीं कोई काम से दरबार से कहीं बाहर गया था, तो अकबर को मजबूरन दरबार से बाहर ही अकबर ने सूचना भिजवा दिया बैरम खां को कि जाओ बैरम खां को बोल दो कि वो मक्का चला जाए। बैरम ने इस बात को मान लिया और मान करके मक्का जाना लगा। मक्का जाने के फैसला ले लिया क्योंकि अकबर ने बोल दिया था। मक्का जब जाने लगा तब मक्का जाने के क्रम में, यहां से मक्का जा रहा था दिल्ली से, तो गुजरात क्षेत्र में कुछ मतलब जैसे ही जाना स्टार्ट किया तो यहीं पर अकबर की सेनाओं, यानी अकबर जो लोग सेना थे और बैरम खां के बीच में युद्ध हो गया। इस युद्ध में बैरम खां को अंततः पराजित हो जाता है। बैरम खां अब पराजित हो जाता है तो अकबर ने उसको 3 ऑप्शन देता है। कौन कौन सा 3 ऑप्शन, तो आगे देखिए ध्यान से समझ लीजिए, लिखित में फिर आपका समझने में आसानी होगा। देखिए अकबर के सरदार एवं मंत्रियों ने भड़काया कि इसको अकबर को, जो अभी मैं बताया कि अपने जो मन से अपना मर्जी से काम कर रहा था, कोई बात को टाल रहा था, इसको लेकर के अकबर के सरदार एवं मंत्रियों ने भड़का दिया अकबर को कि ऐसे ऐसे काम कर रहा है, भड़का दिया। जिसके कारण अकबर ने बैरम खां को मक्का जाने का, मैं जो बताया मक्का जाने का आदेश दिया कि तुम मक्का चले जाओ, आदेश दिया। अकबर जब मक्का जाने का आदेश दिया तो जब मक्का जाने लगा, उसके क्रम में अकबर की सेना एवं बैरम खां के बीच, यानी अकबर जो सेना थे बैरम खां जा रहा था, उसके बीच युद्ध हुआ। अब बताइए दोनों में युद्ध हुआ, उसको कौन सा युद्ध कहते हैं, तो उस युद्ध को तिलवाड़ा, उस युद्ध को तिलवाड़ा का युद्ध कहा जाता है। तो उसके बीच तिलवाड़ा का युद्ध हुआ। तिलवाड़ा का युद्ध हुआ, उस युद्ध में बैरम खां पराजित हो जाता है। अब बेचारा बैरम खां अकेला आदमी और अकबर का पूरा सेना सरदार ने मिल करके उसको आक्रमण करते, क्योंकि कुछ लोग जलते थे उससे। तो अब एक आदमी क्या करेगा, बेचारा बैरम खां पराजित हो जाता है। तो बैरम खां पर क्या हो गया, बैरम खां पराजित हो गया। देखिए बैरम खां पराजित हो गया। तो पराजित हो गया तो बैरम खां को अकबर के पास लाया गया। बोला अकबर कि अकबर के पास लाया गया। तो देखिए अकबर भी बहुत एक इंसान व्यक्ति था। उसने सोचा
कि मेरे को बैरम खां इतना सपोर्ट किया है, इतना सहयोग किया है बचपन से, इसको मैं क्या सजा दूं? सजा उसने सुनाने का मुंड में नहीं था। उसने 3 ऑप्शन दिया बैरम खां को, सुनो तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, जो मर्जी कर सकते हो। पहला ऑप्शन बोला कि तुम एक काम करो, तुम किसी राज्य का सूबेदार बन जाओ, यानी तुम मेरा जो पूरा जो आक्रमण, जो पूरा जो मेरा क्षेत्र है, इसमें कोई एक राज्य तुमको देते हैं, वहां का सूबेदार बन जाओ, चलाना। दूसरा ऑप्शन देना दिया कि यदि वो नहीं बनेगा तो मेरा खुद सुरक्षा सलाहकार बन जाओ। और तीसरा ऑप्शन दिया कि दोनों में से तो तू कोई नहीं मानेगा तो तीसरा ऑप्शन है कि तुम मक्का चले जाओ और मक्का जाकर के और अपना जीवन व्यतीत करना। इस बात को जब बैरम खान ने सुना तो होश आवास गायब हो गया। यार अकबर ये क्या कर दिया मेरे साथ, मैं तो इसको बहुत हेल्प किया हूं। फिर भी इसने तीनों ऑप्शन में मक्का जाने का निर्णय ले लिया। इसने किसी राज्य के सूबेदार बना नहीं चाहा। रीजन कि इसने अकबर के सबसे बड़ा पोस्ट वजीर के पोस्ट पे था और इतना बड़ा पोस्ट पर होने के कारण एक छोटा सा राज्य का सूबेदार बना, इसको अपने आप में बेइज्जती महसूस होते हुआ। जैसे भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और किसी राज्य को राज्यपाल बना दो तो बनेंगे? ये वो जो पीएम रह गए हैं, चाहे अमित शाह के लेते हैं, अमित शाह भी गृह मंत्री हैं। अब बोल देंगे आप छोटा गोवा राज्य है, गोवा का राज्यपाल बन जाइए, तो बेइज्जती महसूस नहीं होगा? उससे बड़ा हम नहीं रहेंगे। तो कोई बोला वैसे ही अकबर कि आप किसी राज्य का सूबेदार बन जाओ, छोटा दे रहा था वो नहीं लिया। बोला कि मेरा सुरक्षा सलाहकार बन जाओ, तो वो भी नहीं माना। जब इतना बड़ा पोस्ट पर था तो सलाहकार कैसे बनेगा? लास्ट में सोचा कि चलो यहाँ सब निकल जाते हैं, मक्का ही जाएंगे और मक्का जाके अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तो मक्का जाने का निर्णय लिया। देखिए 3 ऑप्शन कौन दिया? तो किसी राज्य का सूबेदार बन जाओ, या मेरा सुरक्षा सलाहकार बन जाओ अकबर का, या मक्का जाकर जीवन व्यतीत करो। तो बैरम खान ने मक्का जाने का निर्णय लिया। और मक्का जब जा रहा था तो बहुत एक इंपॉर्टेंट बात, जब मक्का जा रहा था, मक्का जाने के क्रम में ध्यान दीजिएगा, जब मक्का जा रहा था बैरम खां, जब निकल गया तो मक्का जाने के क्रम में गुजरात के क्षेत्र में एक जगह है जिसका नाम है पाटन। तो पाटन में इसका एक हत्या कर दिया जाता है। कौन? तो मुबारक खां द्वारा। हत्या कौन करता है? मुबारक खां। मुबारक खां कहां हत्या करता है? पाटन, जो कि गुजरात में है। गुजरात में मुबारक खां इसका हत्या करता है। क्यों करता है मुबारक खां? तो देखिए बैरम खां जो है वो मुबारक खां के जो पिता थे उसको ये मार दिया था। तो इसलिए मुबारक खां भी तलाश में था कब मेरे बैरम खां मिल जाए। तो गुजरात के जो पाटन जो जगह है, जो गुजरात क्षेत्र में है, यहाँ पर मुबारक खां ने बैरम खां को हत्या कर देता है। अब तो यह बैरम खां की हत्या हो गई। इस बात को जानकारी मिलता है अकबर को कि बैरम खां को हत्या हो गई है। जब अकबर को इस बात को जानकारी मिलता है तो अकबर ने क्या करता है कि बैरम खां का जो पत्नी थी, जो विधवा थी, जिसका नाम था सलीमा बेगम। क्या नाम था? सलीमा बेगम। सलीमा बेगम ये कौन थी? बैरम खां की पत्नी थी। बैरम खां के पत्नी थी सलीमा बेगम। जैसे ही इस बात को जानकारी चला अकबर को कि बैरम खां के हत्या हो जाती है, तो अकबर ने बैरम खां के विधवा सलीम बेगम से इसने निकाह कर लेता है, शादी कर लेता है। अकबर ने क्या किया कि बैरम खां के विधवा सलीम बेगम से विवाह कर लिया और साथ ही साथ जो से पुत्र था, बैरम खां का एक पुत्र था जिसका नाम था अब्दुल रहीम। क्या नाम था? अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम कौन था? इसका पुत्र था। किसका पुत्र था? बैरम खां का। बैरम खां का पुत्र अब्दुल रहीम था। इसको शिक्षा दिया, यानी पढ़ाई लिखाई जो भी करके अब उससे विवाह कर लिया सलीम बेगम से, तो उसका पुत्र भी तो रहेगा ना भाई। तो अंततः इसने अब्दुल रहीम को शिक्षा भी दिया और बाद में अब्दुल रहीम को खाना की उपाधि दिया अकबर ने। तो इसके बाद क्या हुआ कि जैसे वह बैरम खां की मृत्यु हो जाती है तो उसका पत्नी से सलीम बेगम से अकबर ने
शादी कर लेता है, विवाह कर लेता है। विवाह करने के बाद उसका पुत्र अब्दुल रहीम है, उसको भी शिक्षा देता है और बाद में अब्दुल रहीम को खान खाना का उपाधि देता है। तो दोस्त, ये हो गया हमारा बैरम खान से संबंधित और अकबर संबंधित। अब हम लोग चलेंगे अकबर का साम्राज्य विस्तार, यानी पूरा भारत में। देखिए, ये तो एक तरह से अकबर का परिचय और जीवन से संबंधित बातें थी। अब हम लोग देखेंगे अकबर का साम्राज्य का विस्तार, यानी भारत में कैसे साम्राज्य का विस्तार किया। तो एक क्या बात है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के फिर हम बताते हैं इसका साम्राज्य का विस्तार। चलिए दोस्त, यहां तक तो आप सभी लोगों को समझ में आया होगा बिल्कुल। अब हम लोग चलते हैं अकबर का साम्राज्य का विस्तार, यानी अकबर ने पूरा भारत पर कैसे अपना सत्ता को स्थापित करता है। चलिए, सबसे पहले हम चलेंगे अकबर का साम्राज्य को विस्तार देखते हैं। तो दोस्त, अकबर ने सबसे पहले इसने मालवा पर अधिकार किया। कहा? मालवा पर इसने 1561 ईस्वी में इसने मालवा पर अधिकार किया। जब अधिकार किया था उस टाइम वहां के जो शासक थे वो थे बाज बहादुर। तो बाज बहादुर को अकबर ने पराजित किया और पराजित करके एक वहां पर जो मेन जो जगह थी सारंगपुर, उस पर इसने अधिकार कर लिया। और इस कार्य के लिए इसने अपनी सेनापति आगम खां को भेजा था। तो चल देखिए, मालवा पर शासक कौन थे? बाज बहादुर थे, जिसको पराजित किया किसने? अकबर ने। और पराजित करके सारंगपुर पर अपना अधिकार कर लिया। और इस कार्य के लिए अकबर ने किसको भेजा था? तो अपना सेनापति आगम खां को भेजा था इसके लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट जो अभियान करता है वो जाता है चुनारगढ़, यानी चुनारगढ़ पर पिछला हुमायूं भी आक्रमण किया था और अकबर, लेकिन पूरी तरह से उस पर कब्जा नहीं कर पाया था। तो नेक्स्ट बार अकबर ने भी चुनार पर आक्रमण करता है। कब? 1561 ईस्वी में। तो देखते हैं, चुनार जो किले हैं उसको जीत जाता है, यानी जो चुनार के जो किला है उस पर अकबर ने आक्रमण करता है और फाइनली जीत जाता है। और इस किले को जीतने के लिए भी अपने सेनापति आसफ खां को भेजा था। देखिए, चुनार खां के किले को जीत जाता है और इसके लिए सेनापति आसफ खां को भेजा था, यानी आसफ खां को ही इसने ज्यादा भेजता था। ये बहुत ही योग्य सेनापति था इसका। तो अब देखिए, चुनारगढ़ के बाद इसने कहा गोंडवाना में जाता है। बहुत इंटरेस्टेड है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चुनारगढ़ के किले का जीतने के बाद वो नेक्स्ट अभियान करता है, वो गोंडवाना पर करता है। तो गोंडवाना पर जो अभियान करता है, तो गोंडवाना का जो शासक थे वो थे वीर नारायण। थोड़ा गौर कीजिएगा, गोंडवाना के शासक कौन थे? वीर नारायण थे। और जो शासक उम्र जानिएगा, दंग जाइए रह जाइएगा उम्र जान करके। मात्र वो शासक नहीं, एक बच्चा था जो कि शासक के रूप में काम कर रहा था, नाम था उसका। तो जो वीर नारायण थे उनका उम्र मात्र 3 वर्ष का था, यानी 3 वर्ष के बच्चा को दिया गया था गद्दी पर। अब सोचिए, 3 वर्ष का बच्चा अपने से खाना नहीं खाएगा, वो कैसे युद्ध करेगा? तो नाम था केवल वीर नारायण के, लेकिन उसे जो नेतृत्व कर रही थी सत्ता के, वो कर रही थी वीर नारायण के मां, जिसका नाम था दुर्गावती। तो वीर नारायण के माता दुर्गावती ने उसका नेतृत्व कर रही थी। यहाँ पे आक्रमण हुआ तो जो दुर्गावती थी बहुत ही अपने आप में शक्तिशाली थी और अपने आप में बहुत दम वाली नारी थी। तो जब आक्रमण किया ना यहाँ पे गोंडवाना पे, तो जो इस दुर्गावती की जो सेना लोग था ना, वो लोग दुर्गावती को साथ नहीं दिया था, मैंने दिया था लेकिन पूरी तरह से सहयोग नहीं किया था। लेकिन दुर्गावती ने फिर भी हार नहीं मानी, युद्ध की। युद्ध के दौरान जब सोची दुर्गावती ने कि अब हम नहीं जीत पाएंगे, अंत में नहीं जीत पाएंगे, हमको हार का सामना करना पड़ेगा, तो दुर्गावती ने सोचा कि हार का सामना से अच्छा है कि अपने आप को शहीद हो जाना। तो इस युद्ध के दौरान जो उसका सेना जो था, दुर्गावती को तो सेना से बोलती है कि मेरे को ही मार दो सबसे अच्छा। तो सेना ने दुर्गावती को नहीं मारता है। इसके फलस्वरूप रानी दुर्गावती ने खुद की तलवार से अपने आप को मार देती है। बोलती है हार के सामना करने से अच्छा है अपने आप को शहीद हो जाना, मर जाना। तो यहाँ पे दुर्गावती ने अपने आप को
मार लेती है तलवार से और यहाँ पे इसकी मृत्यु हो जाती है और यहाँ पे मुगल का कब्जा हो जाता है। और इस कार्य के लिए भी इसका सेनापति आसफ खां ही गया था। तो ध्यान दीजिएगा, गोंडवाना पर यह शासक कौन थे? वीर नारायण, जिसका उम्र कितना था? लगभग 3 वर्ष। लेकिन इसका नेतृत्व कौन कर रही थी? माता दुर्गावती ने इसका नेतृत्व कर रही थी। इसके बाद जब दुर्गावती ने मार ली और इसका जो मृत्यु हो गया, तो फाइनली 1564 ईस्वी में किले पर मुगलों का अधिकार हो गया। तो यहाँ इस तरह से गोंडवाना को भी जीत जाता है अकबर ने। जीतने के बाद जो नेक्स्ट जो इसका जो मेन टारगेट होता है वो राजस्थान के क्षेत्र में, जो कि राजस्थान में जो राजपूत शासक लोग थे वहां पर इसका मेन था सत्ता को स्थापित करना। तो इसके बाद ये चला जाता है राजस्थान क्षेत्र में। देखिए, राजस्थान क्षेत्र में जाता है। राजस्थान क्षेत्र में सबसे पहले इसने कहां आक्रमण करता है? आमेर एवं जयपुर के क्षेत्र में आक्रमण करता है। कौन? अकबर। देखिए दोस्तों, जब राजस्थान के क्षेत्र पे आक्रमण किया अकबर ने, तो पूरी उस क्षेत्र को पाने के लिए कुछ राजाओं ने अपने आप को ही आत्मसमर्पण कर दिया, कुछ राजाओं ने अपने आप समर्पण नहीं किया, जिसके फलस्वरूप अकबर को युद्ध करना पड़ा और युद्ध करके उस क्षेत्र को जीता। तो चलिए देखते हैं किसके साथ युद्ध करना पड़ा, किसने आत्मसमर्पण कर दिया। तो देखिए, सबसे पहले आमेर के क्षेत्र पर उसने आक्रमण किया। आमेर जयपुर के क्षेत्र में कब? 1562 ईस्वी में। वहां के जो राजा थे वो थे भारमल। वहां राजस्थान आमेर और जयपुर के राजा कौन थे? भारमल थे, जिसको बिहारी मल के भी नाम से जाना जाता है। यानी आमेर के राजा कौन थे? भारमल, इनको बिहारी मल के भी नाम से जाना जाता है। ये जो राजा थे ना भारमल यानी बिहारी मल ने इतने स्वेच्छता से अपने आप को समर्पण कर दिया, यानी स्वेच्छता से अधिकार मान लिया, ठीक है भाई तुम्हारा अधिकार है, हम तुमको समर्पण कर दिए। तो स्वेच्छता से अधिकार मान लिया कौन? भारमल ने। जब स्वेच्छता से अधिकार मान लिया तो भैया तो अकबर का दबदबा हो गया। तब क्या हुआ कि स्वेच्छता से अधिकार तो माना ही माना, उसके बाद इसने किया कि इसका अपनी एक पुत्री थी, भारमल की एक पुत्री थी जिसका नाम था हरकाबाई। ये नाम था क्या? हरकाबाई, लेकिन इतिहास में इसे जोधाबाई के नाम से जाना गया। तो इसकी पुत्री का नाम था हरकाबाई, लेकिन इसे जोधाबाई, मेन नाम था हरकाबाई, लेकिन इसको जोधाबाई के नाम से इसे जाना गया है। तो अपने पुत्र जोधाबाई के विवाह कर दिया अकबर से। सोचिए, अकबर तक तो अधिकार कर लिया, स्वेच्छता से अधिकार भी मान लिया भारमल, और अपनी पुत्री का विवाह कर दिया किससे? अकबर से। उसका पुत्री का नाम क्या था? जोधाबाई। वही जोधाबाई ये हिंदू शासक, आप लोग पढ़े होंगे, तो अकबर का जो हिंदू पत्नी कौन थी? वही जोधाबाई थी, यही जो कि राजा भारमल की पुत्री थी। तो विवाह कर दिया किससे? अकबर से। और साथ ही साथ भारमल के एक पोता था, यानी बेटा का लड़का था जिसका नाम था मान सिंह। वो बहुत तेज तरा लड़का था वो, और अपने जो पोता था मान सिंह उसको अकबर के सेना में शामिल कर दिया और वो सेनापति भी अकबर बना दिया था। यानी इसका तो ऐसे यहाँ पर वर्चस्व हो गया। तो समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद इसने आगे बढ़ा, राणा प्रताप के क्षेत्र में गया। तो राणा प्रताप तो भाई वो अपने आप में दम रखने वाला शासक था। तो राणा प्रताप एवं अकबर के साथ युद्ध होता है, जिसे हल्दी घाटी का युद्ध है। यानी जो राणा प्रताप था वो अपने आप से स्वेच्छता अधिकार नहीं किया, जिसके कारण अकबर का युद्ध करना पड़ा। कब? 1576 ईस्वी में, जिसे हल्दी घाटी का युद्ध कहा जाता है। तो अब देखते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 ईस्वी में। किसके बीच? तो अकबर एवं राणा प्रताप के बीच। अकबर एवं राणा प्रताप के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अकबर ने जीत जाता है। इस युद्ध में क्या होता है? अकबर जीत जाता है। जीतने के कारण जब जीत जाता है राणा प्रताप से, तो वहां जितना भी क्षेत्र था, मेरता, रामथंभौर, कलिंगर, मेवाड़, बीकानेर और काफी जो आसपास में क्षेत्र थी, सबको इस पर अधिकार कर लेता है अकबर। देखिए ध्यान से, जो एग्जाम में पूछता है कौन कौन सा? मेरता, रामथंभौर, कलिंगर, इसके बाद बीकानेर आदि क्षेत्रों पर इसने अधिकार, मरताड़
आधे क्षेत्र पर इसने अधिकार कर लेता है। कौन? हल्दी घाटी का युद्ध के बाद। तो क्वेश्चन पूछेगा कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 ईस्वी में। किसके किसके बीच? तो अकबर एवं राणा प्रताप के बीच। अब हम इसके बाद से आगे चलता है। देखिए, राजस्थान क्षेत्र पर विजय पा लिया, दिल्ली पर पूरा जो सत्ता चला रहा था उसका यहाँ पूरा जो था सत्ता इसके हाथ में था। साथ ही साथ राजस्थान के जो राजपूत था उसको पूरा आक्रमण करके जीत लिया। इसके बाद इसने गुजरात पर आक्रमण करना स्टार्ट किया। कहाँ? गुजरात। तो अब हम लोग देखते हैं गुजरात। तो गुजरात पर अभियान कब चलाया? तो ये चलाया था 1572 ईस्वी में। तो गुजरात पर अभियान चलाया और वहां पर अकबर ने स्वयं गया था, गुजरात पे आक्रमण किया था। साथ ही वो सेनापति तो था ही, लेकिन स्वयं भी था। तो अकबर ने स्वयं गुजरात पर गया आक्रमण करने के लिए और वहां जीत दर्ज की। गुजरात पर गया आक्रमण किया अकबर ने और वहां जाकर के अभियान चलाया और गुजरात पर जीत दर्ज की। किसने? अकबर ने। जब जीत दर्ज कर ली 1572 ईस्वी में, तो जीत को दर्ज करके और वापस आ रहा था दिल्ली में अकबर ने। तो वापस दिल्ली आ रहा था तो फिर वहां विद्रोह छिड़ गया गुजरात में। और भाई जीत के तो आ रहा था, अभी रास्ता में भी आया ही था कि कुछ दिन के बाद फिर से विद्रोह होने लगा गुजरात में। तो अकबर सोचा कि विद्रोह होने लगा, लग रहा है मामला गड़बड़ होगा। अकबर पुनः दोबारा गया फिर गुजरात में और वहां पर जाकर के विद्रोह को दबा दिया। एक अगला साल। तो ध्यान दीजिएगा, गुजरात अभियान कब किया? 1572 ईस्वी में। अकबर स्वयं गुजरात पर आक्रमण किया एवं जीत दर्ज की। क्या किया? आक्रमण किया, वहां पे जीत दर्ज की। और पुनः वापस आने के क्रम में, जब वापस आ रहा था तो आने क्रम में विद्रोह होने लगा। तो विद्रोह होने लगा तो पुनः 1573 ईस्वी में जाकर अकबर ने विद्रोह को दबा दिया और दबा करके पुनः अधिकार कर लिया। फिर पहले से भी अधिकार था, ये छोटा मोटा जो विद्रोह हो रहा था ना, उसको जाकर के दबा दिया। तो यहाँ तक। अब इस विजय के बाद जब देखिए गुजरात है वो समुद्र के किनारे पर ही है, तो पूरा जब विजय को दबा दिया ना, वो दबा दिया था उस युद्ध को अकबर ने, और दबा करके बाद वो गया समुद्र के तट पर घूमने के लिए। अब चलो कोई टेंशन नहीं है, अब घूम कर आते हैं। तो गया तट पर घूमने के लिए। तो जिंदगी में अकबर ने पहली बार समुद्र को देखा गुजरात क्षेत्र में। तो क्वेश्चन ये पूछा हुआ है किस में? तो यूपीएससी में, कि अकबर ने पहली बार समुद्र को कब देखा। और बहुत लोग फंस गए थे इसमें। अब अकबर कब देखा? तो ये गुजरात अभियान के दौरान 1573 ईस्वी में देखा था। 72 में 72-73 कोई एक ही ऑप्शन रहेगा, या तो 72 या तो 73। अब दोनों रहेगा ना तो 72 मानिएगा, क्योंकि पहले 72 में एंट्री किया था। तो जब विजय पा लिया ना इस पे, तो इसमें क्या माने गुजरात अभियान के बाद इसने 1572-73 में इसने समुद्र को देखा है। तो दोनों ऑप्शन रहेगा तो 72 वाला मानिएगा सही रहेगा, क्योंकि पहली बार गुजरात में यही गया था, वहां पर समुद्र को देखा था, अभियान चलाया था। तो गुजरात पर आक्रमण कर लिया, इधर राजस्थान पर आक्रमण, दिल्ली पर आक्रमण, गुजरात पर आक्रमण। अब इसका रह गया मेन जो क्षेत्र था वो बिहार बंगाल का क्षेत्र। तो अब चलता है गुजरात के बाद इसने बिहार बंगाल के क्षेत्र पर जाकर के आक्रमण करता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि बिहार बंगाल पर कैसे आक्रमण करता है। कैसे? देखिए, बिहार बंगाल पर आक्रमण अभियान कब चलाया? 1574 से लेकर 76 तक के बीच में अभियान चलाया। उस टाइम में जो वहां शासक थे जिसका नाम था दाऊद खां। तो दाऊद खां के विद्रोह अकबर ने वहां पे अभियान चलाया और इसके लिए अपने जो सेनापति था मुनीम खां को भेजा था, और साथ में साथ अकबर ही गया था वहां पर अभियान चलाया और वहां जो दाऊद खां को पराजित कर लेता है। तो पराजित करके वहां से भगा देता है और बिहार बंगाल के क्षेत्र पर पुनः वहां का भी क्षेत्र पर अकबर सत्ता को स्थापित करता है, पूरा जो सत्ता था अपने कब्जे में लेता है। तो ध्यान दीजिएगा, दाऊद खां के विरुद्ध अकबर ने विद्रोह किया एवं दाऊद खां को पराजित कर दिया। दाऊद खां को पराजित करके भगा दिया वहां से, और भगाने के बाद बिहार बंगाल पर सत्ता स्थापित किया। किसने? अकबर ने। यानी बिहार बंगाल पर भी इसने सत्ता को स्थापित कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, दिल्ली पर तो ये शासन कर ही रहा है, दिल्ली के अलावा गुजरात को भी अपना कब्जे में लिया, राजस्थान को भी, बिहार बंगाल को ही, और ऐसे करते करते पूरा भारत ही पर ही कब्जा करता है। कैसे? तो देखिए, बिहार बंगाल के बाद इसने दक्षिण भारत पर भी अभियान करता है।
और दक्षिण भारत को भी जीतता है। जैसे दो चार क्षेत्र का नाम बताता हूँ। दक्षिण भारत इसने दौलताबाद को जीतता है, यह है अहमदनगर को जीतता है, इसके बाद इसने असीरगढ़ को जीतता है। ये साउथ में भी दक्षिण बिहार भारत में भी इसने अभियान चलाया था। एक क्वेश्चन पूछता है कि दक्षिण भारत पर जब अकबर ने अभियान चलाया तो दौलताबाद को उसमें जो दौलताबाद का जो शासक था वो कौन था? तो वो थी चांद बीबी। तो देखिए दक्षिण भारत पर अभियान चलाया तो दौलताबाद को जीता, और दौलताबाद प्रशासन किसके द्वारा चल रहा था? वो चल रहा था चांद बीबी के द्वारा। देखिए चांद बीबी दौलताबाद के शासिका कौन थी? चांद बीबी थी। उसको हराया, अहमदनगर को जीता, इसके बाद आसिरगढ़ को जीता। लेकिन एक दोस्त बात है, एक क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया था 2012 या 14 के आसपास की बात है। पूछा था सीधे कि मुगल सम्राट अकबर का अंतिम जो विजय था वो किस पर था? तो वो था ये लास्ट, यही था असीरगढ़। यानी अकबर का जो लास्ट जो आक्रमण रहा, युद्ध रहा, विजय रहा, वो था असीरगढ़ पे। आगे समझ में ना, यहां तक लेके जाता है क्वेश्चन। तो अकबर का लास्ट जो आक्रमण रहा कहां पर? असीरगढ़ पे। तो साउथ में किसको जीता? तो दौलताबाद, अहमदनगर, असीरगढ़ को आदि क्षेत्र को जीता। इसके साथ ही जो भारत का जितने भी जो बचे हुए क्षेत्र थे जैसे काबुल, कश्मीर, सिंध, उड़ीसा, बलूचिस्तान, कंधार, ये सभी क्षेत्र पर इसने जीत दर्ज की। जैसे देखिए काबुल, कश्मीर, सिंध, उड़ीसा, कंधार, बलूचिस्तान भी था इसमें, सभी क्षेत्र पर इसने जीत को था वो दर्ज किया है। यानी अंततः पूरी भारत पर मुगल सम्राट जो अकबर था वो सत्ता को स्थापित कर दिया था। इसीलिए मुगल जो सत्ता है, मुगल काल का वास्तविक संस्थापक अकबर को कहा जाता है। क्लियर है? तो दो क्वेश्चन पूछता है। एक पूछेगा कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया? तो बाबर। मुगल साम्राज्य का वास्तविक जो स्थापना किसने किया था? तो वास्तविक लगा देगा अकबर मार गया। क्यों? कि बाबर भी ज्यादा दिन तक नहीं रह पाया, पूरा भारत में विजय नहीं कर पाया। हुमायूं तो भटकता रह गया, और अकबर ने 50 साल तक शासन किया और पूरा भारत पर इसने विजय प्राप्त की और सत्ता को चलाया। और इस अंततः इसका मृत्यु जो है 1605 ईस्वी में अकबर का मृत्यु हो जाती है। 1605 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके फलस्वरूप अकबर को आगरा के पास एक जगह है सिकंदरा, वहां पर दफनाया जाता है। तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा है अकबर को कहाँ दफनाया गया? तो सिकंदरा में। तो ठीक है दोस्त, ये रहा अकबर से जुड़ी पूरी जो था जानकारी। यानी अकबर का परिचय देख लेंगे, अकबर का जन्म से लेकर के, परिचय से लेकर, इसका स्टार्टिंग शुरुआती चुनौती से लेकर के पूरे इसके साम्राज्य विस्तार देख लेंगे। ये अब देखिए ये क्या खत्म हो गया? अब ये मत सोचिए तो अकबर का मृत्यु हो गया तो खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ। ये 50% पढ़े हैं अभी अकबर के बारे में। तो आप बोलिएगा कि सर आप अकबर के शुरू से लेकर मृत्यु करा दिए, बोल रहे 50% पढ़े हैं। जी दोस्तों 50% आप जानते हो अकबर के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है अकबर का जो लोक कला, नृत्य एवं राज्य विस्तार का कला साहित्य क्षेत्र से, जो कि पथ निर्माण वगैरह से लेकर के जिसने कौन कौन काम कराया, नवरत्न से लेकर के, कवियों से लेकर के, वो कहाँ पढ़े हैं? तो ये था अकबर के साम्राज्य विस्तार एवं प्रारंभिक जानकारी। तो कल के भी हम लोग वीडियो पढ़ेंगे ना, उसमें पढ़ेंगे अकबर का कला, साहित्य एवं संस्कृति से संबंधित, यानी अकबर का कला, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, साहित्य, नवरत्न से संबंधित, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो ये हो गया क्लास 1। कौन है? क्लास 1। क्लास 1 हो गया अकबर का क्लास 1। कल होगा इसका क्लास 2, यानी अकबर का पार्ट 1 ये हो गया, अब पार्ट 2 कल होगा। और कल देखिएगा, भागिएगा मत, कल से ही ज्यादा क्वेश्चन उठाता है। तो दोस्तों कल हम लोग मिलेंगे अकबर का पार्ट 2 लेकर के, जिसमें कौन कौन इसका नवरत्न थे अकबर का और कौन कौन से इसने कार्य किया है, वो सभी को देखेंगे। ठीक है दोस्त, कल हम लोग मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों में शेयर करें, ताकि सभी लोग पढ़ें और सभी लोग अपना मंजिल को पाएं। तो ठीक है दोस्त, कल मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद।